गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12 का थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर बेटा एग्ज़ाम में 1 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जितना पोर्शन मैं आपको कराऊंगी जो कि आपके सिलेबस में, आपको केवल उतना ही थ्योरी पार्ट करना है। राइट, सबसे पहले आता है कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ये हम क्लास 11th के फर्स्ट 2 चैप्टर्स में भी हम लोगों ने सीखा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ अकाउंटिंग प्रोसेस। हम अकाउंटिंग करते हैं, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में फर्म्स के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है ना, ऐसे कंपनीज भी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 2 स्टेटमेंट आती हैं बेटा, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट, जिन्हें हम फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द, जिनको बनाया जाता है क्या फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनको ध्यान में रखकर ही आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसके अंदर हम लोग 2 तरह की स्टेटमेंट बनाते हैं, एक है इनकम स्टेटमेंट, एक है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन स्टेटमेंट में बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 of the Companies Act 2013 includes। सिंपली तो हम लोग मेन 2 स्टेटमेंट्स आपको बताएं, लेकिन उन 2 स्टेटमेंट्स के सपोर्ट में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, पहले आता है बैलेंस शीट, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स आपने बनाने सीखे सेकेंड बुक में, जिसमें हम डिटेल्स देते हैं। जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल की डिटेल्स आती हैं, ऐसे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो उसकी डिटेल आती है। तो नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नोट्स होते हैं जो हमारे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई जाती है जो कि इसी बुक में आपने लास्ट का चैप्टर है और सीखेंगे, जो हमें ये बताती है कि बिजनेस में कितना इनफ्लो हो रहा है कैश का और कितना आउटफ्लो हो रहा है और कहाँ से हो रहा है और कहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चारों स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट हैं। राइट, अब इसके अंदर आप इन सारों की रीडिंग कर लेंगे, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। बैलेंस शीट हमें, जिसका कि दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट है, ये एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं वो बताती हैं। पर्टिकुलर डेट पर तो हम बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं तो लिखते हैं ना एज ऑन या एज एट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पर्टिकुलर ईयर का, तो जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग, यानी किस ईयर का ये एंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बिजनेस में होने वाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है वो बताता है। हमारे कंपनीज एक्ट में इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट हुआ या लॉस के बारे में बताता है। थर्ड आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली वर्किंग है हमारी। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर सपोर्टेड बाय द, उनकी सपोर्ट में बनाए जाते हैं बाय नोट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ आइटम्स, जिसमें हम सारी, जैसे शेयर कैपिटल की नोट्स टू अकाउंट्स में हम बताते हैं कि ऑथोराइज कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, सब्सक्राइब में भी फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली, सारी डिटेल बताई जाती है नोट्स टू अकाउंट्स में इन द बैलेंस शीट। और ऐसे ही नोट्स टू अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी बनाए जाते हैं, जहां जहां रिक्वायर्ड होते हैं वहां बनाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट बनाई जाती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। इसको कैसे बनाया जाता है, इसके लिए एक मैनर विच इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3।
इसका भी एक फॉर्मेट है जो AS3 के अंदर दिया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना इनफ्लो हो रहा है कैश या कैश के समझे जाने वाला कैश इक्विवेलेंट। इसकी डिटेल हम थर्ड बुक में करेंगे, थर्ड बुक के अंदर ही लास्ट चैप्टर में करेंगे। तो इस तरह से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको ये चारों स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, ये देखना है आपको। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। क्या होता है बेटा, जैसे आपके स्कूलों में आपके स्कूल की एनुअल मैगजीन निकलती है, उस एनुअल मैगजीन के अंदर स्कूल की पूरी परफॉर्मेंस, टीचिंग स्टाफ, बच्चों की परफॉर्मेंस, जो जो एक्टिविटीज़ हुई, जो जो अवार्ड लिए, सारी डिटेल्स बताते हैं। ऐसे ही एंड ऑफ द ईयर कंपनीज भी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती हैं, ठीक है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी एज पर लॉ, लेकिन ये कानून के हिसाब से शुड बी डिस्क्लोज, जिसमें बताना ज़रूरी है। क्या डिस्क्लोज होना चाहिए? द प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन टू एनेबल द यूजर्स, सारी वो इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए आवश्यक है, टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन, और जिसके आधार पर ही यूजर्स, उस सूचना के आधार पर ही वो अपनी जजमेंट लेंगे रिगार्डिंग कंपनी। द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की गई। बोर्ड रिपोर्ट, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, जो वहाँ कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एंड बाय अ सेपरेट स्टेटमेंट बीइंग पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। इसका मतलब है एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट के अंदर अ सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी हैज, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक रिपोर्ट लगी होती है जिसमें वो अपने डिस्कशंस, अपने एनालिसिस या कंपनी के बारे में बताते हैं। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, कंपनी के खातों की जांच कर ली गई है, वो सही है या नहीं सही है, इस चीज़ की जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो कंपनी की ऑडिट करता है और उसको देखने के बाद अपनी एक रिपोर्ट देता है, वो कहलाती है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। तीसरा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपने ये चारों चीज़ें पढ़ी कि 4 चीज़ें बनती हैं, ये चारों। तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जब आप उसकी बुकलेट देखेंगे, आप नेट पर भी किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट सर्च करोगे बेटा, तो उसमें सबसे पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट लगी होती है, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट लगी होती है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वहाँ का ऑडिटर है जिसने ऑडिट की कंपनी के अकाउंट्स की, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी स्टेटमेंट्स लगी होती हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 मेन ये डॉक्यूमेंट हो गए, और चौथी स्टेटमेंट होती है नोट्स टू अकाउंट्स हैज डिफरेंट पार्ट एज फॉलोज, और चौथा जो एनुअल रिपोर्ट में होता है नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें नोट्स टू अकाउंट्स में एक तो नोट्स आपने पहले पढ़ा था, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट था, लेकिन ये जो एनुअल रिपोर्ट में 4th नंबर पर है डिफरेंट पार्ट्स एज फॉलोज, उसमें क्या आता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द कंपनी, कंपनी कौन सी पॉलिसीज फॉलो करती है, डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सप्लेनेटरी नोट्स जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में क्या क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटनाएं घटी, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और भी अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस एक्ट के हिसाब से तो वो बताई जाती है।
आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन चाहिए कि कंटेंट क्या है एनुअल रिपोर्ट का, उसके 4 कंटेंट हैं, चारों कंटेंट क्या हैं, जस्ट उनका आपको एक लाइन में मीनिंग पता होना चाहिए था। ठीक है, आपको मैंने एक एक लाइन में मीनिंग बता दिया। अगर आप फिर भी देखना चाहें तो इन्होंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये आपको एक लाइन में जस्ट मीनिंग, ऑडिटर रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, वो सब चीज़ें डिटेल में जो हमने करनी है वो करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्या है। इसके बाद जो डिटेल है आपके सिलेबस में वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जानते हैं कि 4 चीज़ें बनाई जाती हैं, एक बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो सीखना है, और जो डिटेल सीखनी है कंपनीज अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मेन चीज़ हमने सीखनी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जो आपने 11th में सीखा उससे इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। ये द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये जो एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 शेड्यूल 3, ये कहाँ पर दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट के अंदर पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर गिवन है बेटा। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में इज एज फॉलोज। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले सेकंड बुक में भी समझाया था, लेकिन अब हम डिटेल में करते हैं। कंपनीज की बैलेंस शीट में कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज एट लिख दो या एज ऑन भी लिख सकते हैं, यहाँ किस डेट को बनाई जा रही है। यहाँ पर्टिकुलर्स आता है, नोट्स नंबर, यानी नोट्स जो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो ना, वर्किंग नोट, तो यहाँ वर्किंग नोट के नंबर्स आते हैं कि इसकी वर्किंग नोट का नंबर क्या है, इसकी वर्किंग नोट का नंबर क्या है। यहाँ आती है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, तो बेसिकली पहले कॉलम में आता है करंट ईयर की फिगर्स, तो आप सिंपली लिख देंगे करंट ईयर की फिगर्स जो हैं आपकी। ठीक है, और साथ में ही हम कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी दिखाते हैं। राइट, क्वेश्चन में आपको ज्यादातर करंट ईयर की फिगर्स दी होंगी तो वही लिखोगे, प्रीवियस ईयर की दी होंगी तो लिखोगे, नहीं दी होंगी तो नहीं लिखोगे। अब मैंने आपको इसको सिखाने के लिए एक सॉन्ग सिखाया था कि कैसे इस बैलेंस शीट को याद करना है। ये बैलेंस शीट आप सभी को याद होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे बैलेंस शीट हम टी फॉर्म में बनाते थे तो लेफ्ट में हमारी क्या आती थी, लायबिलिटी, राइट में एसेट्स होती थी। ठीक है, तो ऐसे ही पहले हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, उसकी सारी आइटम्स हैं, फिर हमारी यहाँ पर एसेट्स हैं, इसे हम पार्ट 1 लिखा है रोमन में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है 2, यानी पहले सारी एसेट्स लिखने के बाद उन एसेट्स का हम टोटल करेंगे, ये देखिए टोटल है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एसेट्स लिखेंगे, सारी एसेट्स लिखने के बाद इन एसेट्स का टोटल करेंगे। अब आपको ये करंट ईयर का जो यहाँ का टोटल है बेटा एस लायबिलिटी का, इसके बराबर होना चाहिए। ये करंट ईयर का लायबिलिटी का टोटल है, ये करंट ईयर की एसेट्स का टोटल है, ये दोनों एसेट्स दोनों के टोटल आपस में बराबर। और ये प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी का टोटल प्रीवियस ईयर की एसेट्स का, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमेशा टोटल ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, अब आता है कि लायबिलिटीज में ये शेड्यूल 6 में कंपनीज एक्ट में गिवन है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसे हमें ऐसे ही याद रखना है। इसे बोलते हैं साइड, एसेट साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी भी साइड है। और ये जो 1, 2, 3, 4 इन्हें हम बोलते हैं हेडिंग्स। लायबिलिटी के हेडिंग्स हैं 4, एसेट्स के हेडिंग है 2, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो हेडिंग्स के अंदर जो लिखा है इसे हम बोलते हैं सब हेडिंग्स। ठीक है, सब हेडिंग्स। अब सब हेडिंग्स के अंदर जो चीजें आती हैं उन्हें हम बोलते हैं आइटम्स। ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये सब क्या है, सब हेडिंग्स। अब रिजर्व एंड सरप्लस है, दिस इज सब हेडिंग। इसके अंदर आता है कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, तो वो सारी क्या है, इसकी आइटम्स हैं।
ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हमें याद करना है। सबसे पहले मैंने आपको याद करने का तरीका सिखाया था, SSNC, सुबह सुबह नहाने चलो। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये हमने सेकेंड बुक में याद किया था हेडिंग्स को। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका और क्या था, अंदर की शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या मैंने इसका वर्ड बनाया था, SRM। SRM यूनिवर्सिटी का नाम है, तो पेरेंट्स ने बच्चों को बोला कि चलो सुबह सुबह नहाने चलो, SRM यूनिवर्सिटी जाना है। S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अब बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, तो पेरेंट्स बच्चों को लालच देता है कि ठीक है, ले डॉल, LDOL, डॉल, ले डॉल। ठीक है, अब ले डॉल में, अब पहले तो इनके हेडिंग और सब हेडिंग आपको याद करने हैं, अभी इसके अंदर का कंटेंट तो समझाना है। ले डॉल में ले डॉल, अब कहते हैं कि ठीक है, नहीं अगर तंग कर रहे हो तो मैं उसको डॉल दूंगा जो तैयार हो जाएगा। L फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग, D फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, O फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब ये क्या चीज है, अभी मैंने एक एक करके आपको समझाने हैं। ठीक है, फिर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर की सब हेडिंग कैसे याद करें, जब पेरेंट्स ने बोला ले डॉल तो आपस में लड़ाई हो गई, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं से टॉस, चलो से टॉस, TOS, से टॉस, टॉस कर लेते हैं। ये मैंने आपको इसलिए सीक्वेंस याद रहे इसके लिए समझाया बेटा, क्योंकि इसमें ये एक चीज है, जब बैलेंस शीट लिखनी आएगी तो जो A नंबर पर है वो A पर ही आएगा, जो B पर है वो B पर ही आएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग याद करते हैं, सुबह सुबह नहाने चलो, हेडिंग याद कर लेंगे। फिर SRM यूनिवर्सिटी का नाम है, SRM। तो आप पहले ऐसा ना हो कि आप एब्रीवेशन सॉन्ग याद कर ले और मेन ना, पहले इनको याद करिए बार बार। फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंदर ले डॉल, LDOL, से टॉस, STOS। ये फर्स्ट वर्ड से आपको वो याद आ जाएगा, लेकिन तभी जब पहले आपने याद किया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स के तो दो ही हेडिंग है, ऐसे मैं बच्चों को सिखाते हुए बोला कि सुबह सुबह नहाने चलो, एक बच्चा बोलता है नहीं चलते, तो एसेट्स में क्या आ गया, नहीं, NC4 चलते, तो नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपको हेडिंग याद हो गई, ये हेडिंग है, अब इनके सब हेडिंग याद करने हैं आपको। तो सब हेडिंग याद करने के लिए सबसे पहले मैं एक रीडिंग करूंगी, लिखा है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिर है पहले फिक्स एसेट के अंदर के नहीं मैं अभी बोल रही, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इनको याद करना पड़ेगा। अब आता है कि इनको सीक्वेंस से कैसे याद करें। जब बच्चे ने बोला कि नहीं चलते नहाने, तो दूसरा कहता है क्यों नहीं चलते, कह रहे फंड लो, यानी फन करने चलते हैं, फंड लो, FND, फंड, फंड लो, FNDLO, फंड लो, फंड करने चलते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से आप इनके हेडिंग्स याद कर लेंगे। ये तो आपको याद करने के बाद पहले पूरा 3-4 बार लिख लिख कर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला कि ठीक है फंड लो हो गया। अब फिक्स एसेट्स के अंदर के ये चारों कैसे याद करें, फंड के कहाँ जाएं भाई, फंड करने तो जाना है, कहता टिक्की खाने चलते हैं, TICI, टिक्की। ठीक है, TICI, T फॉर टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट आती हैं, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिर इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आता है। अभी सिर्फ नाम है, इनका एक एक का मीनिंग मुझे आपको समझाना है, क्योंकि उसी के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये याद कर लिया। इसके बाद
अब आता है करंट एसेट। ठीक है, अब जब ये बच्चे बोलते हैं कि हम यहाँ फन करने चलेंगे, टिक्की खाएंगे, तो आगे से दूसरा बोलता है कि अगर ये सब करोगे तो तुम्हें सिट्स को कंपनी में एडमिशन जॉब नहीं मिलेगा। तो करंट एसेट्स में क्या आया? सिट, CIT, सिट्सो। अब अगर आप कोई और अपना वर्ड बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो करंट एसेट में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। तो अभी इस क्लास के बाद सबसे पहला काम आपका, जैसे ही ये लेक्चर आपके पास मिल जाएगा तो इसको याद करने का है। याद करने के बाद अपनी स्टोरी से याद करें, कैसे याद करें, इसको पहले लिख कर देखें और खुद ही चेक करें कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी आइटम भूल रहे हैं। जब आप इस चीज़ को याद कर लेंगे तो मेरी नेक्स्ट क्लास में इन सब का मीनिंग एक एक कैसे किया जाता है वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, किस तरह से करना है। तो अगली क्लास तक बेटा इसका सारा थ्योरी पार्ट जितना भी मैंने बताया है इसे याद करके रखेंगे। थैंक यू बेटा।